ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 36। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। जगदीश इस वक्त इस्प्राह को ही देख रहे थे। इस्प्राह भी उन्हें ही देख रही थी। सभी की नज़र इस वक्त जगदीश पर थी। जगदीश इस्प्राह को देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि जिस इंसान के साथ तुम रहना चाहती हो वो कैसा है। इस्प्राह असमंजस से जगदीश को देखती है। जगदीश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम अगर उसकी सच्चाई के साथ उसे अपनाओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सभी लोग ये सुनने के लिए बेकरार थे कि आखिर जगदीश क्या कहना चाहते हैं। जगदीश इस्प्राह के उत्साही चेहरे को देखते हुए कहते हैं, कल वो आया था मेरे कमरे में मुझे धमकी देने। उसने सिर्फ मुंह से धमकी नहीं दी बल्कि मुझ पर गन भी तानी थी। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इस्प्राह के तो एक पल के लिए चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। जगदीश इस्प्राह के चेहरे को अच्छे से नोटिस कर रहे थे। वो उसके हैरान चेहरे को देखकर कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें बार बार इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा कि तुम इसके साथ मत रहो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। मैं बस यही कहूँगा कि अगर तुम उसे अपनाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी सच्चाई को जानना होगा, उस सच्चाई के साथ अपनाना होगा। इस्प्राह इस वक्त बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। वहीं काव्या के साथ सब हैरान थे, पर एक आदित्य ही था जो नॉर्मल था। उसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। काव्या बात को संभालते हुए कहती है, हम शौर्य से बात करते हैं, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। दूसरी तरफ सब लोग मुंबई जा रहे थे। उसके लिए एक पूरा प्लेन की सीट बुकिंग की गई थी। कुछ के सिवाय सभी मौजूद थे। काव्या के साथ जो इस्प्राह के घर गए थे वो बहुत पहले निकले थे। उसके बाद बाकी सब। अव्यान सबके साथ था लेकिन एक कमरे में अकेला बैठा हुआ था। आव्या ध्रुवंश के साथ बैठी थी। कयारा आज मुंबई नहीं जा रही थी क्योंकि उसे कुछ काम करने थे। आव्या ने इस वक्त ध्रुवंश के बाजू पर अपने हाथ डाले हुए थे और वो ध्रुवंश के कंधे पर सिर रखे हुए मायूस होकर बैठी थी। ध्रुवंश आव्या के माथे पर किस करके कहता है, सब ठीक हो जाएगा ट्यूलिप, इतना उदास मत रहो, तुम्हारे चेहरे को शोभा नहीं देता। आव्या उसी तरह उदासी से कहती है, मैंने 50 टाइम्स सभी के सिर्फ कॉल ट्राई किया पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मुझे उससे बात करनी है अंश। ध्रुवंश सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुमने ब्रो के फ़ोन से ट्राई किया? आव्या ये सुनकर नाम में सिर हिलाती है, फिर एकदम से उसकी आंखें चमक उठती हैं। आव्या जल्दी से ध्रुवंश के गाल पर किस करके कहती है, आई लव यू अंश, मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं। ध्रुवंश मुस्कुराता है। आव्या उसे जाने का इशारा करके अपनी जगह से उठकर चली जाती है। आव्या अव्यान जहाँ खड़ा था वहाँ जाती है तो देखती है अव्यान आंखें बंद किए हुए था। आव्या अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आव्या बस उसके सामने खड़े हुए रहती है पर कुछ बोलती नहीं। आधे घंटे बाद आव्या को अव्यान की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम मुझे यहाँ देखने आई हो रैबिट? आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाती है। अव्यान की आंखें अब भी बंद थी। आव्या जल्दी से उससे कहती है, भाई मुझे आपका फ़ोन चाहिए। अव्यान अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर आगे बढ़ा देता है। आव्या जल्दी से अव्यान का फ़ोन लेती है। आव्या एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर वहाँ से साइड में चली जाती है। आव्या अव्यान के फ़ोन से रुद्र को कॉल करने लगती है। रुद्र एक ही बार में कॉल रिसीव करता है। उसकी आवाज़ आती है, हाँ बोल। रुद्र की आवाज़ सुनकर आव्या ठहर जाती है। आव्या की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। आव्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने जज्बातों को संभाल ही रही थी, तभी रुद्र उधर से कहता है, जब मुंह से कुछ निकले तब मुझे कॉल करना। इतना बोलते हुए वो कॉल कट करने ही वाला होता है कि आव्या जल्दी से कहती है, रुद्र प्लीज़ नो। आव्या की आवाज़ से बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे? मुझे तुमसे बात करनी है रुद्र। एटलीस्ट तुम मुझे ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? आव्या इतना बोलते ही चुप होकर रुद्र के बोलने का वेट करती है पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। आव्या फ़ोन को देखती है जिस पर अभी भी रुद्र कॉल पर था। ये देखकर आव्या की आंखों से एकदम से आंसू निकल जाते हैं। आव्या सिसकते हुए कहती है, मुझसे बात करो ना प्लीज़ रुद्र। आव्या की सिसकी सुनकर रुद्र कुछ ही पलों में कॉल कट कर देता है। आव्या झट से कहती है, रुद्र, पर अब कॉल कट हो चुका था। आव्या फ़ोन को देखती है। उसके आंसू फ़ोन की स्क्रीन पर एक कतरा बह जाता है। आव्या को इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सीने पर मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। आव्या कुछ पल खड़ी रहने के बाद अपने आंसुओं को पोंछती है और अव्यान को फ़ोन देकर जाने लगती है। तभी अव्यान उसको आवाज़ देता है, रैबिट। आव्या मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर कहती है, हाँ भाई। अव्यान, जिसने अब तक आंखें बंद कर रखी थी, वो अपनी आंखें खोलकर आव्या को देखता है। अव्यान आव्या के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहता है, इधर आओ। आव्या अव्यान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अव्यान आव्या को अपने पास बैठने का इशारा करता है। आव्या बैठ भी जाती है। आव्या बिल्कुल चुप थी। अव्यान आव्या को देखते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? इतना बोलते ही अव्यान अपना हाथ बढ़ाकर आव्या के सुर्ख लाल गाल को छूता है। आव्या अपनी नज़रें झुकाए कहती है, मैं रो नहीं रही थी भाई,
आव्या अव्यान से इतनी फ्रेंडली नहीं थी, इसीलिए वो अव्यान को कुछ बता नहीं पाती थी। अव्यान कुछ पल आव्या के चेहरे को देखता है, फिर आगे बढ़कर उसे अपने सीने में छुपा लेता है। अव्यान के ऐसा करते ही आव्या रोने लगती है। आव्या स्ट्रांग तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशनल थी, इसीलिए उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते थे। आव्या के सारे इमोशंस उसके चेहरे से साफ पता चलते थे। शाम के करीब 4:30 बजे सब अब मुंबई पहुंच जाते हैं। सभी पहले होटल जाते हैं, क्योंकि बिना काव्या और बड़ों के वो सिंघानिया विला में एंट्री नहीं करना चाहते थे। सभी साथ में सिंघानिया विला में कदम रखने वाले थे। होटल में सभी का कमरा बुक था, तो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रज्ञा वॉशरूम में इस वक्त वॉमिटिंग कर रही थी। उसे आते साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था। प्रज्ञा मुंह को धोकर खुद को आईने में देखती है और धीरे से कहती है, क्या मैं इन्हें बता दूं मुझे सुबह से वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, अगर बता दिया तो बहुत डांट पड़ेगी। मेरे खाने पर ही सवाल करने लगेंगे, क्या खाया क्या नहीं खाया, बिल्कुल हाईकोर्ट के वकील बन जाएंगे। बोलते हुए प्रज्ञा मुंह बना लेती है। प्रज्ञा फ्रेश होकर बाहर निकलती है। बाहर जाकर वो अव्यान को देखते हुए कहती है, जाइए फ्रेश हो जाइए। प्रज्ञा ये बोलकर बेड की ओर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक अव्यान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा कुछ भी समझ पाती उससे पहले अव्यान उसके होठों को अपने कब्जे में लेकर किस करने लगता है। प्रज्ञा अव्यान के सीने पर अपना हाथ रख लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान बहुत तेजी से प्रज्ञा के होठों को किस कर रहा था। उसके हाथों ने प्रज्ञा के चेहरे को जकड़ रखा था। अव्यान उसे इतना डीपली किस कर रहा था कि प्रज्ञा को ऐसा लग रहा था जैसे अव्यान उसे खा ही जाएगा। कुछ 15 मिनट बाद अव्यान प्रज्ञा के होठों को छोड़ता है और उसके सिर से अपना सिर जोड़कर गहरी सांसें लेने लगता है। प्रज्ञा तो हाँफते हुए सांस ले रही थी। प्रज्ञा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अव्यान अपनी आंखें खोलकर सांस लेते हुए प्रज्ञा को देखता है। कुछ पल में प्रज्ञा की सांसें नॉर्मल होती हैं, तो वो अपनी नज़रें उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें अभी वॉमिटिंग हुई थी? प्रज्ञा हैरानी से अव्यान को देखती है, जिस पर अव्यान कहता है, तुम्हारे मुंह का टेस्ट बता रहा है। बाय द वे, क्या खाया था तुमने? अव्यान के सवाल से प्रज्ञा मन ही मन कहती है, मैंने कहा था ना, मेरे खाने पर सवाल उठाएंगे। ब्रश करके निकलना चाहिए था। किस करने पर भी पता नहीं चलता, और मुझे भी क्या पता था कि ये मुझे किस करेंगे। प्रज्ञा बस मन में बोलकर अजीब अजीब सा चेहरा बना रही थी। अव्यान उसके चेहरे को नोटिस कर रहा था। अव्यान अब आगे बढ़कर धीरे से उसके होंठ पर किस करता है, फिर कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। अव्यान वॉशरूम जाता है। प्रज्ञा वॉशरूम के दरवाजे को देखकर खुद से कहती है, बात करेंगे? कैसी बात करेंगे? सफ़र करते हुए मैं तो थक गई, मुझसे बात करना नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके निकलने से पहले ही सो जाती हूँ। प्रज्ञा अपने में ही खुश होकर जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और कंबल ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। अब रात के करीब 8 बज गए। अप्रीता बैठी हुई सामने 2 कपल्स को देख रही थी, जिसमें से एक कपल लड़ रहे थे। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो वहीं एक कपल के बीच प्यार भरी बातें चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ में बैठे बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है लव लाइफ में, पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अप्रीता पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे रोनी था, जो उसके पास ही आ रहा था। रोनी अप्रीता को बहुत वक्त से नोटिस कर रहा था। वो अप्रीता के पास आते हुए उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बैठ जाता है। उसे देखकर अप्रीता जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लेती है। रोनी सामने बैठे दोनों कपल्स को देखते हुए कहता है, प्यार कोई मजाक नहीं जिसे यूं ही किसी को भी कह दिया जाए कि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसमें सामने वाले को कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्यार देखने में सुनने में जितना अच्छा लगता है, उससे भी खतरनाक ये तकलीफ़ देता है। जिसे प्यार मिले उसकी ज़िंदगी आबाद होती है, और जिसे प्यार होकर भी ना मिले उसकी ज़िंदगी बर्बाद। रोनी की ये बात सुनते ही अप्रीता उसे देखती है। अप्रीता अब रोनी के चेहरे को देखते हुए कहती है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो प्यार के बारे में। एक्सपीरियंस है क्या? ये सवाल सुनते ही रोनी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस दिखते हैं। अप्रीता उसे देखते हुए कहती है, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अप्रीता के ये कहते ही रोनी फीकी सी मुस्कान उसकी ओर पास करते हुए कहता है, मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी? इतना बोलते ही रोनी उठकर जाने वाला होता है, पर तभी अचानक ही अप्रीता उसका हाथ पकड़ लेती है। रोनी उठ चुका था, कदम बढ़ाने वाला था, लेकिन अप्रीता के हाथ पकड़ने से उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं और वो मुड़कर अप्रीता को देखता है। अप्रीता भी अपनी जगह पर बैठी हुई ही कहती है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। रोनी कन्फ्यूज्ड होकर अप्रीता को देखते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हो? अप्रीता एक पल के लिए घबरा जाती है, पर उसके चेहरे पर आने नहीं देती। रोनी असल में ही जानना चाहता था कि अप्रीता आखिर उसके बारे में क्यों पूछ रही है। अप्रीता कुछ पल रुकने के बाद कहती है, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना बोलते ही अप्रीता जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। अप्रीता ने बस एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि रोनी उसका हाथ पकड़ लेता है। अप्रीता अब मुड़कर रोनी को देखती है। रोनी अप्रीता को देखते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो।
इतना बोलते ही रोनी अप्रीता का हाथ छोड़ देता है। अप्रीता हैरानी से रोनी को देखती है, फिर थोड़ी तेज आवाज में कहती है, क्या मैं घमंडी हूँ? रोनी अप्रीता को बिना देखे कहता है, हाँ तुम हो, तुम ज़्यादातर लोगों को इग्नोर करती हो। अप्रीता उसकी बात सुनकर उसे अजीब नज़रों से घूरती है, फिर कहती है, तुम्हें बहुत पता है कि मैं इग्नोर करती हूँ, लगता है कुछ ज़्यादा ही नोटिस करते हो तुम मुझे। अप्रीता के इस तरह कहने से रोनी धीरे से कहता है, यही तो मेरा काम है। अप्रीता उसे कन्फ्यूज होकर देखते हुए पूछती है, क्या कहा? रोनी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, तुम जाओ, तुम्हें जाना था ना। अप्रीता हाँ में सिर हिलाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। रोनी उसके जाने के बाद अव्यान को कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। असल में अव्यान ने ही रोनी को अप्रीता पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि अप्रीता का बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज हुआ कि वो अब भी डाउट में था कि कहीं अप्रीता झूठा नाटक तो नहीं कर रही। अप्रीता के जाने के बाद रोनी की नज़र भी उन दो कपल्स पर जाती है जिन्हें अप्रीता देख रही थी। कुछ देर बाद वो उसी ओर चला जाता है। अगली सुबह अब सभी होटल से निकलने की तैयारी में लगे थे। आदित्य और काव्या के साथ जो इसप्राह के घर गए थे वो मुंबई सुबह सुबह ही पहुंच चुके थे। शौर्य कल बाकी सबके साथ ही मुंबई आ चुका था। वो कमरे में बार बार अपने हाथों में पहनी वॉच को देख रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि काव्या के साथ बाकी सब आ चुके हैं। वो इस वक्त इसप्राह के कमरे में आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शौर्य जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो उसकी नज़र सामने खड़ी अप्रीता और सरना पर जाती है। दोनों शौर्य को देखते हुए एक साथ कहती हैं, भाई सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। शौर्य तो बस इसप्राह से मिलने की फिराक में था, इसीलिए वो जल्दी ही कहता है, चलो मैं तो रेडी हूँ। अप्रीता और सरना एक दूसरे को देखते हैं, फिर शौर्य को देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है चलिए, हम बाकी सबको बुला लेते हैं। शौर्य चला जाता है, वहीं अप्रीता और सरना बाकी सबको बुलाने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद सभी होटल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। शौर्य की नज़रें इस वक्त इसप्राह को ढूंढ रही थी, लेकिन इसप्राह कहीं भी नहीं थी। काव्या भी शौर्य को नोटिस कर रही थी कि शौर्य इसप्राह को ना देखकर परेशान है। शौर्य साइड में जाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, वो यहाँ क्यों नहीं आई, घर में है क्या? उधर से आवाज़ आती है, नो सर, घर में तो कोई नहीं है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। उसे कल की बात याद आती है कि किस तरह जगदीश इसप्राह को दूर ले जाने की बात कर रहे थे। उसे अब लग रहा था कि इसप्राह को वो लेकर चले गए। शौर्य उसे बहुत ही सख्ती भरी आवाज़ में कहता है, ढूंढो उसे, हर जगह सर्च करो, मुझे मेरी बीवी हर हालत में चाहिए। उधर से हामी भरी आवाज़ आती है। तभी काव्या शौर्य को बुलाती है, शौर्य चलिए। शौर्य काव्या की ओर देखकर हाँ में सिर हिलाता है। बाकी सब भी कार में बैठ जाते हैं। होटल और सिंघानिया विला की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। शौर्य जैसे ही अपनी कार के अंदर जाता है तो उसे सीट से टिककर बैठी इसप्राह दिखती है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे देखकर शौर्य को एक पल के लिए हैरान हो जाता है, पर उसे इसप्राह को देखकर काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। शौर्य ठीक से बैठकर अब अपने आदमी को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन ऑन करता है। वो जैसे ही उसे मैसेज करने वाला होता है, इसप्राह झट से उसका फ़ोन छीन लेती है। शौर्य सिर उठाकर इसप्राह को देखता है। इसप्राह फ़ोन को स्विच ऑफ करके शौर्य को बिना देखे अपने पर्स में फ़ोन रखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य इसप्राह को कन्फ्यूज्ड होकर देखता है, पर इसप्राह उसे कुछ भी नहीं बोलती। इसप्राह जानती थी कि शौर्य ने उसके ना दिखने पर ज़रूर अपने किसी आदमी को उसे ढूंढने के लिए भेजा होगा, और अब जब इसप्राह दिख गई तो वो कॉल करके उसे मना करने वाला था। पर इसप्राह भी उस इंसान को थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शौर्य को दिया करता था। उसे थोड़ा पनिशमेंट देना चाहती थी। शौर्य को तो खैर वो देख लेगी, उससे पहले वो शौर्य के चमचों को परेशान करना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी अब सिंघानिया विला के बाहर खड़े थे। सौरभ उस घर को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि यही वो घर था जिसने उससे उसका प्यार छीना था। सौरभ को इस वक्त वहाँ रुखसार के साथ के पल याद आ रहे थे। वहीं शौर्य उस घर को देखकर सौरभ को ही देख रहा था। शौर्य सौरभ के पास जाकर उसके एक हाथ को थाम लेता है। सौरभ भी शौर्य के हाथ को कसकर थाम लेता है, क्योंकि सच में उसे इसकी ज़रूरत थी। बाकी सबको भी पुराने दिनों की याद आ रही थी, जिसमें कुछ खुशी के पल थे तो कुछ दुख के पल थे। घर को गेंदे के फूलों से पूरा सजाया था, क्योंकि आज पूजा होने वाली थी फिर से इस घर में नई शुरुआत के लिए। आव्या काफ़ी अच्छा सब कुछ देख रही थी। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो उसे बस खंडर नजर आया था, और अब वो खंडर फिर से घर बन चुका था। सिंघानिया विला पहले जैसा था वैसा ही बनाया गया था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा बना दिया गया था। अब फैमिली जो इतनी बढ़ चुकी थी। अरुणी देवी व्हील चेयर पर बैठी अपने उस घर को देख रही थी, जिसे उसने संजोकर काफ़ी सालों से अकेले रखा हुआ था। अरुणी देवी के लिए ये घर घर नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी थी। अब सभी घर की चौखट पर खड़े थे। आदित्य अरुणी देवी के पास झुककर कहता है, दादी, घर में सबसे पहले कदम आप रखिए। अरुणी देवी आदित्य को देखती हैं। आदित्य नीचे बैठकर अरुणी देवी के पैर को पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपने पैरों को हिला सके। आदित्य उनके पैरों को धीरे से व्हील चेयर से नीचे उतारता है।
अरुणी देवी का पहला कदम उस घर में पड़ता है तो अरुणी देवी का सुख, चैन, खुशी, राहत सब कुछ वापस लौट आता है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए घर को देखने लगती हैं। अरुणी देवी के बाद आदित्य पृथ्वीराज और विशाखा को अंदर जाने का इशारा करता है। पृथ्वीराज और विशाखा अरुणी देवी को लेकर अंदर जाते हैं। विशाखा तुरंत अंदर जाकर कहती है, आप सब रुकिए, हम आप सबकी सबसे पहले आरती कर लें। सभी वहाँ खड़े रहते हैं। विशाखा आरती की थाल लेकर दोबारी में खड़ी हो जाती है। आदित्य अब पीछे आता है और अर्जुन को आगे करता है, क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा तो अर्जुन ही था। आदित्य पीछे तो हो रहा था, लेकिन अर्जुन उसे तुरंत मना करते हुए कहता है, आदि, भले ही मैं घर का बड़ा हूँ, लेकिन तुम ही इस घर की रौनक हो, इसीलिए तेरा सबसे पहले हक बनता है कि तू इस घर में कदम रखे। आदित्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि अर्जुन तुरंत कहता है, जब तुम अपने बड़े भाई से बहस करोगे। आदित्य अब कुछ नहीं बोलता। अर्जुन उसे आगे खड़ा होने का इशारा करता है। आदित्य खड़ा होता है। प्रीत भी जल्दी से काव्या को आदित्य के पास खड़ा कर देती है। आदित्य काव्या को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य अब काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, इसी घर से हम दोनों की जिंदगी का सफर शुरू हुआ था और अब इसी घर से वो सफ़र खत्म होगा। काव्या आदित्य की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहती हूँ, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हैं, जिसे हर लड़की अपने ख्वाबों में देखती है। आदित्य और काव्या अब आगे देखते हैं। विशाखा मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारती हैं, उन्हें टीका लगाती हैं। अब दोनों साथ में अपना पहला कदम सिंघानिया विला में रखते हैं। सिंघानिया विला में कदम रखते ही दोनों को ही सब बहुत कुछ याद आने लगता है, जिसे दोनों ने इस घर में साथ जिया था। आदित्य और काव्या की ज़िंदगी का सफ़र जिस तरह शुरू हुआ था, आज फिर उसी चौखट पर उन्होंने कदम रखा था। उन दोनों को ही इस वक्त अपनी बीती ज़िंदगी की याद आ रही थी, जिसमें दर्द, खुशियाँ, नाराज़गी, तकलीफ सब कुछ शामिल था। आदित्य और काव्या के अंदर जाने के बाद अर्जुन और प्रीत चौखट पर कदम रखते हैं, फिर ध्रुव और श्रेष्ठा, और ऐसे ही करके अनुराग, सपना, रोहान, स्वर्णा। अब बारी बच्चों की थी, तो अब काव्या आरती की थाल पकड़ लेती है। सबसे पहले अव्यान और प्रज्ञा सिंघानिया विला में कदम रखते हैं। अव्यान और प्रज्ञा ने इस वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। उनके पीछे अनु, शिवा, शौर्य, स्प्रहा, फिर सिंगल लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। काव्या सबकी आरती उतारती है और उनके माथे पर तिलक लगाती है। अब सब अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सब घर को घूम घूम कर देखते हैं। विशाखा काव्या को देखकर कहती है, काव्या, रूमा ने आपसे बात की, वो कब आ रही है? काव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ हमने बात की, रूमा हल्दी के पहले आएगी। वो रुवांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार वो रुवांश के साथ ही आएंगे। विशाखा हाँ में कहती है। सभी लोग घर देखने में बिजी थी, तभी स्वर्णा कहती है, मैं अपना रूम चॉइस करती हूँ। इतना बोलते ही वो भाग कर जाती है। स्वरा उसे देखकर जल्दी से कहती है, ध्यान से अरना। स्वर्णा हाँ मिमी बोलकर चली जाती है। काव्या उस कमरे में जाती है जहाँ पहले वो आदित्य के साथ रहा करती थी। कमरा पहले जैसा ही था। आदित्य ने अपने कमरे का डिज़ाइन को थोड़ा भी चेंज नहीं करवाया था। काव्या को आज इस कमरे में आकर बहुत सुकून मिल रहा था, जिसे वो पहले खो चुकी थी। आदित्य भी कमरे में आता है। उसकी नज़र काव्या पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए कमरे को देख रही थी। आदित्य आगे बढ़कर काव्या को पीछे से हक कर लेता है और उसके कंधे पर चिन रखकर कहता है, कैसा लगा वाइफी? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी वाली ज़िंदगी लौट कर आ गई हो। सीरियसली मिस्टर हस्बैंड, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य काव्या को अपनी ओर घुमाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तो कोई गिफ्ट मिलेगा मुझे मेरी मेहनत का? काव्या भी आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, अच्छा जी, आपको गिफ्ट चाहिए? आदित्य काव्या के बालों को साइड करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं देना चाहती तो इट्स ओके, मैं खुद ले लूँगा। काव्या तुरंत कहती है, तो ले लीजिए। आदित्य काव्या की आंखों में देखता है, फिर एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। नीचे हॉल में सभी अपने कमरे का सिलेक्शन कर रहे थे, पर आव्या सोफे पर बैठी हुई थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी। विशाखा आव्या को देखकर उसके पास बैठकर कहती है, आपका कमरा सिलेक्शन नहीं करना? आव्या विशाखा को नज़र उठाकर देखती है, फिर जवाब देती है, नहीं दादी, जो भी कमरा सबसे लास्ट में बचेगा मैं वही कमरा ले लूँगी। विशाखा ये सुनकर आव्या से कहती हैं, आप तो पहले जो आपको पसंद आता था वही लेती थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तब मैं छोटी थी दादी, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। विशाखा एकदम से इमोशनल होकर कहती हैं, हाँ इतनी बड़ी हो गई कि अब आप कुछ ही दिनों में हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। विशाखा को इमोशनल देखकर आव्या जल्दी से उनके करीब जाकर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, दादी ऐसे थोड़ी ना कि मैं नहीं आऊँगी, जब जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं भागकर आपके पास आ जाऊंगी। विशाखा की आंखें अब नम हो चुकी थी। आव्या उनकी आंखों में नमी देखकर कहती है, दादी प्लीज़ अब से मुझे इमोशनल मत कीजिए, वरना मैं अभी रो दूंगी। विशाखा एकदम से अब आव्या को गले लगा लेती है।
रात के 11 बजे। घर की पूजा की तैयारी अब पूरी तरह से हो चुकी थी। कुछ मेहमानों को भी बुलाया गया था। रुद्र भी पूजा में शामिल होने के लिए आया था। नैना और अंतरा भी साथ थे। आव्या की नज़र बस रुद्र पर थी, पर आज रुद्र की नज़र आव्या पर बिल्कुल भी नहीं थी। आव्या को ये सबसे ज़्यादा खटक रहा था। पंडित जी आ चुके थे। पूजा शुरू होती है और शाम तक चलती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। कुछ घर देखने में लग जाते हैं। वहीं आव्या पूजा के बाद रुद्र को देखती है, जो अव्यान को जाने का कहकर अब जाने लगा था। वो घर के बाहर निकल चुका था। आव्या जल्दी से दौड़कर उसके पीछे चली जाती है। रुद्र कार के पास पहुंचता है। तभी आव्या तुरंत दौड़ते हुए उसके पास पहुंचकर झट से उसे पीछे से हक कर लेती है। रुद्र, जो कार के दरवाजे को पकड़कर खोलने वाला था, उसके हाथ दरवाजे पर कस जाते हैं। आव्या थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो रुद्र। रुद्र कोई जवाब नहीं देता। आव्या पीछे से उसे छोड़कर आगे खड़ी हो जाती है। रुद्र की नज़र दूसरी ओर थी। आव्या उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए कहती है, मुझे देखो ना। आव्या कोशिश तो कर रही थी, पर वो कर नहीं पा रही थी। आव्या उससे पूरी तरह से चिपक जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, इतने नाराज़ क्यों हो मुझसे? मैंने क्या गलती की है, बता दो ना। सॉरी ना, प्लीज़ बात करो ना मुझसे रुद्र, प्लीज़ बात करो। आव्या रुद्र को किसी छोटे बच्चों की तरह मना रही थी। आव्या लगातार बस रुद्र को मनाए जा रही थी, पर रुद्र था बहुत जिद्दी। वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। आव्या अब छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाए कहती है, रुद्र रुद्र सुनो ना, तुम सुन क्यों नहीं रहे? देखो हमारी शादी होने वाली है और तुम बिना मतलब मुझसे नाराज हो रहे हो। आव्या के इतना बोलते ही रुद्र आव्या को झटके से कार से सटा देता है। आव्या एकदम से सहम जाती है। रुद्र अब अपनी लाल आंखों से आव्या को देखता है। आव्या तो ये देखकर ही खुश हो जाती है कि रुद्र उसे देख रहा है। इससे ज्यादा उसे कोई मतलब नहीं था। आव्या रुद्र के चेहरे को छूने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाती है, पर रुद्र तुरंत उसके हाथों को पकड़कर कार से सटा देता है। आव्या उसकी आंखों में नाराज होने का कारण देखने की कोशिश करती है। रुद्र आखिरकार कहता है, आई जस्ट हेट बेबी गर्ल, जब तुम मेरे सिवाय किसी और को टच करने की बात करो। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, मैंने कब किसे टच करने की बात की, और मैं क्यों तुम्हारे सिवाय किसी और को टच करूंगी? रुद्र आव्या की बस आंखों में देखता रहता है, फिर कुछ देर बाद कहता है, तुम्हें हक भी नहीं है कि मेरे सिवाय किसी और को टच करने का। आव्या तुरंत कहती है, हाँ तो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी को छूने का हक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें छूना है। रुद्र एकदम से आव्या पर चिल्लाता है, हाँ तो तुम उसे क्यों छूना चाहती थी? जस्ट टेल मी, मुझे पहचानने के लिए क्या तुम हर एक गैर मर्द को छूती रहोगी? आव्या कुछ ज़्यादा हैरानी से रुद्र को देखती है। कुछ पल के लिए तो आव्या सोच में पड़ जाती है, क्या यही उसका रुद्र है जो इतना ज़्यादा मैच्योर है कि उसने हर वक्त बड़े बड़े काम किए हैं और अब वो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना गुस्सा हो रहा है? आव्या रुद्र से कहती है, सीरियसली रुद्र, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझसे नाराज हो? अरे तो वो तुम्हारी तरह दिख रहा था, एक्ट भी तुम्हारी तरह कर रहा था, तो मैं उसे छूऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? आव्या की इस बात पर रुद्र काफी गुस्से से चिल्लाता है, छूना ही क्यों है तुम्हें उसे? क्यों छूना है बताओ? जब मैंने पहले ही कॉल करके तुम्हें कह दिया था कि मैं अव्यान के साथ बाहर जा रहा हूँ, उसके साथ ही रहूंगा, फिर क्यों क्यों तुम किसी को छुओगी? आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, तुमने कब कहा था? आव्या बोल ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि उस दिन सुबह दोनों जब बात कर रहे थे तो रुद्र ने उसे बताया था कि वो आज अव्यान के साथ कहीं बाहर जाएगा। आव्या ने उसकी बात पर रिप्लाई में हाँ भी कहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आव्या जब सब याद करके रुद्र को देखती है तो उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। आव्या को अपनी गलती का एहसास था, इस वजह से वो अपना सिर झुकाकर कहती है, सॉरी, वो मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रुद्र आव्या से दूर होकर कहता है, हाँ तुम्हें ध्यान क्यों रहेगा मेरा? तुम जाओ अपना काम करो और जिसे टच करना है करो। आव्या रुद्र को दूर होता देखकर कहती है, रुद्र ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बना रहे हो। रुद्र आगे बढ़कर फिर एक बार आव्या को झटके से कार से सटा देता है और गुस्से में कहता है, खून खौल रहा है मेरा, और तुम कह रही हो ये बड़ी बात नहीं है? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी आए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना ही तुम्हारा काम और ना ही कुछ और। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे नाजायज़ भाई के साथ चली गई, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था? तुम मुझे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो मेरी तरह दिखता है। अब अगर मेरी तरह दिखने वाला कोई भी तुम्हारे सामने आएगा तो क्या तुम सबको छूती रहोगी? रुद्र इतना जोर से आव्या पर चिल्ला रहा था कि आव्या की आंखें तक नम हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था। आव्या खुद को कंट्रोल कर ही रही थी, लेकिन वो कर नहीं पाती और एकदम से रुद्र के गले लगकर रोने लगती है। रुद्र उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर आव्या उसे और कसकर पकड़ते हुए आवाज़ निकालती है। रुद्र आव्या को 2 बार दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आव्या दूर नहीं होती तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। आव्या अब काफ़ी ज़ोरों से रोने लगती है। पहले तो रुद्र अपने हाथों को नीचे ही रखे था, पर आव्या का रोना और ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो रुद्र भी अपने भड़कते गुस्से से खुद को आज़ाद कर लेता है। रुद्र का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है और वो आव्या की पीठ पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। रुद्र आव्या के कान के पास जाकर कहता है, स्टॉप क्राइंग। आव्या रोते हुए सिसक कर रुद्र से कहती है, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की। रुद्र आव्या की पीठ पर रब करते हुए कहता है,
ओके स्टॉप। रुद्र कुछ देर बाद आव्या को अपने से अलग करके उसके छोटे से चेहरे को देखता है जो लाल हो चुका था और आंसुओं से भीगा हुआ था। आव्या की नजरें झुकी हुई थी। रुद्र आव्या के गालों से आंसुओं को पोंछता है, फिर वो उसके गाल को एक अंगूठे से रब करते हुए कहता है, फिर से कभी ऐसा मत करना, चाहे गलती से या जानबूझकर। आव्या चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है। आव्या रुद्र के गले लग जाती है। आव्या रुद्र के सीने पर सिर रखकर धीरे से कहती है, प्लीज़ कभी मुझसे बात करना बंद मत करना, बहुत दर्द होता है। बोलते हुए आव्या की आंखों से आंसू बहकर निकल जाते हैं। अब वो फिर से रोने वाली सिचुएशन में आ चुकी थी। मुंबई। रुद्र और आव्या इस वक्त मरीन ड्राइव में पत्थर पर बैठे थे। आव्या रुद्र के कंधे पर सिर रखे हुए समंदर की लहरों को देख रही थी। रुद्र भी चुपचाप बैठा था। आव्या कुछ देर पहले हुई बातों को याद कर रही थी। उन्हें याद करते हुए से साफ समझ आ रहा था कि रुद्र कितना ज़्यादा जेलस हो गया था। वैसे तो उसे पता है कि रुद्र ऐसा ही है। आव्या रुद्र के हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगलियों को फंसा लेती है। आव्या अब धीरे से नजरें उठाकर रुद्र को देखती है, फिर उससे कहती है, तुम यहाँ कहाँ रह रहे हो। रुद्र कुछ पल शांत रहता है, फिर कहता है, होटल में। आव्या रुद्र के एक्सप्रेशंस देखती है जो बहुत ही नॉर्मल थे। आव्या पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, क्या हम शादी के बाद सच में पटना में जाकर रहेंगे। रुद्र आव्या को देखता है। आव्या थोड़ी नर्वस थी। रुद्र आव्या के गाल को छूकर कहता है, उस घर को मैंने बहुत ही मन से बनवाया है, मैं उस घर को नहीं छोड़ सकता। और तुम चिंता क्यों कर रही हो, महीने में एक बार हम लोग यहाँ आ जाएंगे। आव्या मुंह बनाकर कहती है, महीने में एक बार। रुद्र आव्या के मुंह को देखता है पर कुछ बोलता नहीं। आव्या समझ जाती है कि रुद्र जैसा कह रहा है वो करेगा भी। आव्या भी कोई फोर्स नहीं करती और रुद्र के सीने में छिप जाती है। आव्या छिपी हुई थी, तभी पटाखे की आवाज़ से उसका शरीर हिल जाता है। पटाखे की आवाज़ अचानक आई थी, इस वजह से आव्या थोड़ा डर गई। आव्या रुद्र के सीने से निकलकर सामने देखती है। सामने दो बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। आव्या दोनों को मुस्कुराते हुए देखती है, लेकिन किसी की सर्द नज़रें उन दोनों बच्चों पर थी। उन दोनों देखते हुए आव्या की नज़रें रुद्र पर चली जाती हैं, जो सर्द नज़रों से उन दो बच्चों को देख रहा था। रुद्र की नज़रों को देखकर आव्या के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आव्या थोड़ा परेशान होकर रुद्र से पूछती है, क्या हुआ रुद्र, तुम बच्चों को ऐसे क्यों देख रहे हो। रुद्र अब भी दोनों बच्चों को बिना नज़रें हटाए देख रहा था। आव्या रुद्र के चेहरे के सामने आती है, जिससे रुद्र की नज़रें आव्या पर जाती हैं। आव्या उसके चेहरे को छूकर कहती है, क्या हुआ, तुम उन दोनों बच्चों को ऐसे क्यों देख रहे हो। रुद्र बिना किन्हीं एक्सप्रेशंस के कहता है, डू आई किल दोज टू किड्स। बोलते हुए रुद्र आव्या को देखता है, जो हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे ही देख रही थी। आव्या हैरान भरी आवाज़ में कहती है, व्हाट, बट वाई। रुद्र आव्या के लिप्स को छूते हुए कहता है, बिकॉज दे बोथ स्केयर्ड यू बेबी गर्ल। आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है रुद्र, वो तो अचानक से मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कोई पटाखे फोड़ने वाला है। रुद्र बस आव्या के होठों को देख रहा था। आव्या अपने बोलने में बिजी थी, तभी रुद्र अचानक ही बोलता है, किस मी। आव्या अचानक ही रुक जाती है। वो रुद्र को देखती है, जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। आव्या कंफ्यूज्ड होकर कहती है, व्हाट। रुद्र फिर से कहता है, किस मी बेबी गर्ल। आव्या कुछ पल रुद्र को देखती है, फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, रुद्र यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं। रुद्र आव्या की परेशान चेहरे को देखते हुए कहता है, सो व्हाट, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों पर नहीं मुझ पर ध्यान दो। आव्या बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था। आव्या रुद्र को फिर से मना करते हुए कहती है, यहाँ नहीं ना रुद्र, ये पब्लिक स्पेस है। रुद्र अब फिर से उन दो बच्चों को देखते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों को कुछ ना करूं, तो तुम्हें कुछ करना होगा। आव्या दोनों मासूम बच्चों को देखती है, फिर रुद्र को मुंह बनाते हुए देखती है। रुद्र अब फिर से लोगों को देखता है। मौका देखकर वो जल्दी से रुद्र के गाल पर किस करके पीछे हो जाती है। रुद्र अपने गाल को छूते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आव्या फिर से रुद्र को अपनी मासूम शक्ल बनाकर देखती है। रुद्र आव्या के चेहरे के बहुत करीब जाकर कहता है, 2 दिन की दूरी मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की है, वो मैं तुम्ही से वसूलूंगा। जस्ट किस मी बेबी गर्ल। आव्या की सांसें अपने आप बहुत ही तेज़ हो जाती हैं। आव्या रुद्र की आंखों में देखकर कहती है, अपनी जैकेट उतारो। रुद्र आव्या की बात तुरंत ही समझ गया। रुद्र आव्या के कहने पर जैकेट उतारता है और दोनों एक जैकेट में अपना चेहरा अंदर कर लेते हैं। आव्या का एक हाथ रुद्र के सीने पर था, दूसरा हाथ पत्थर पर था। आव्या अब रुद्र के करीब जाकर उसे किस करने लगती है। दोनों जैकेट के अंदर एक दूसरे की दूरी को किस से जाहिर कर रहे थे। धीर वहां पहुंचता है। वो अपने फ़ोन में देखते हुए खुद से कहता है, बॉस ने यहीं तो बुलाया था, लेकिन कहाँ है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। धीर इस वक्त रुद्र और आव्या के सामने ही खड़ा था। अचानक ही धीर की नज़र उन दोनों पर जाती है। धीर ये देख सकता था कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन कौन दोनों किस कर रहे हैं वो उसे नहीं दिख रहा था। धीर एक अच्छे नागरिक की तरह दोनों को देखकर चिल्लाता है,
ओ हेलो भाई साहब, आप दोनों को दिख नहीं रहा ये पब्लिक स्पेस है, कहीं भी शुरू हो जाते हो? थोड़ा भी शर्म लिहाज है कि नहीं? आवाज़ सुनकर आव्या जल्दी से रुद्र के होंठों को छोड़कर उससे अलग हो जाती है। रुद्र जैकेट से बाहर निकल जाता है और अपना सिर घुमाकर धीर को देखता है। धीर को सामने देखकर उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। धीर भी रुद्र को देखकर डर जाता है। वो एकदम से हकलाते हुए कहता है, बॉस आप यहाँ? वो मैं तो। धीर इसके आगे कुछ भी बोलता रुद्र उसे अपनी ओर इशारे से बुलाता है। धीर के हाथ पैर अब कांपने लगे थे। वो थरथराते हुए कहता है, बॉस मैं यहीं ठीक हूँ। रुद्र उसे बुरी तरह से घूरता है तो मजबूरन धीर को आगे बढ़कर जाना पड़ता है। धीर रुद्र के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र अपनी नजरें घुमाए एक तरफ देखते हुए इशारा करके कहता है, वो जो औरत दिख रही है जाओ और उसे किस करो। धीर औरत को देखता है जो हट्टी कट्टी बहुत ज़्यादा हाइट की थी। उसका चेहरा बहुत ही बड़ा था। धीर मासूमियत से रुद्र को देखता है, फिर अपने आप से कहता है, आज के बाद गलती से भी किसी की ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन मैं अब कैसे बचूं? रुद्र बहुत ही सख्ती से कहता है, गो। धीर बहुत ही रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी बॉस। पर कहाँ रुद्र मानने वाला था। वो उसे बहुत बुरी तरह से घूर कर देखता है। धीर अब रुद्र को देखता ही नहीं। रुद्र अब उससे कहता है, ओके फाइन, तुम यहाँ सिक्योरिटी करो, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। धीर जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। रुद्र फिर से जैकेट के अंदर घुसता है और अब वो आव्या को किस करने लगता है। रुद्र की किस बाहर तक सुनाई दे रही थी। धीर बेचारा कुछ कर नहीं सकता था वहाँ खड़े हुए दोनों की किस सुनने के अलावा। रात। सिंघानिया विला पूरी लाइट से सजा हुआ था। सभी लोग पूरे सिंघानिया विला में मिट्टी के दिए हर तरफ जला रहे थे। दिवाली की रौनक सभी ओर बिखरी हुई थी। स्वर्णा पटाखे नहीं जला सकती थी, इसीलिए ही वो बिना आवाज़ करने वाले पटाखों को जला रही थी। आरुष पटाखों को जलाने में लगा हुआ था। अव्यान, रुद्र, रुवंश और शौर्य एक साथ खड़े वो सब कुछ देख रहे थे। आरुष चारों के पास आकर कहता है, ब्रो चलिए ना पटाखे फोड़ते हैं। चारों में से आरुष को कोई कुछ नहीं कहता। तभी आरुष थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है, आप सब पटाखों से डरते हैं ना? हाँ मुझे समझ आ गया, आप सब पटाखों से डरते हैं। ये बात ध्रुवंश के दिल पर लग जाती है और वो अपनी गन निकाल कर कहता है, डरेंगे और हम, वो भी इन छोटे मोटे पटाखों से? ये देखो, इसे कहते हैं रियल पटाखा। आरुष गन देखकर कहता है, ये तो कोई भी चला लेगा, आप पटाखे जलाकर दिखाइए। ध्रुवंश भौहें चढ़ाए आरुष को देखता है, फिर जल्दी से आगे बढ़कर बम लेता है और दिया में सुतली को जलाते हुए अचानक ही फेंक देता है, जिससे बम बहुत ही जोर से फटता है। आरुष आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से ध्रुवंश को देखता है, क्योंकि वो तब से बॉम्ब को जलाकर भाग रहा था और ध्रुवंश ने तो उसे हाथों से जलाकर ही फोड़ दिया। आरुष के मुंह से निकलता है, यू आर ग्रेट ब्रो। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए आरुष को देखता है। अब आरुष तीनों को देखता है। तीनों में से रुद्र ध्रुवंश को घूरते हुए कहता है, बस इतना ही कर सकते हो। ध्रुवंश भी अब रुद्र को घूरते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, बम फटने तक मैं इसे हाथ में पकड़े रहूं? रुद्र तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स, ये तो हम बचपन से ही कर लेते थे। आरुष बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, तो अब भी करके दिखाइए ना जीजू। रुद्र आगे बढ़कर एक बॉम्ब उठाता है और उसे हाथ से पकड़कर जलाता है। वो बॉम्ब जलता जा रहा था। आरुष ने तो अपने कान बंद कर रखे थे। रुद्र के हाथ में अब भी बॉम्ब था और वो एकदम से बहुत ही तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। आरुष की तो हैरानी से आंखें ही बाहर आने लग जाती हैं। ध्रुवंश रुद्र को देखते हुए कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुवंश आगे बढ़ जाता है और खुद भी उसी तरह से करने लगता है। शौर्य ये सब देखते हुए अव्यान से कहता है, तुम ये कर सकते हो क्या, या फिर तुम्हें पटाखों से डर लगता है? अव्यान पटाखे को एक टक देखते हुए कहता है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये बच्चों वाले खेल में मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। शौर्य अपनी जेब से एक पटाखा निकाल कर कहता है, लेकिन एक पटाखा तो बनता है ना, भाइयों के नाम तो जलाएं। अव्यान कुछ पल उसके हाथ को देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अव्यान पटाखे को पकड़ता है, वहीं शौर्य सिगरेट जलाकर उसके अंगार से पटाखे की सुतली को जलाता है। कुछ ही पलों में वो बहुत ही तेज आवाज़ के साथ फटता है। जहाँ जहाँ पटाखे जल रहे थे तो वहीं उधर लड़कियाँ छुरछुरी जलाने में लगी हुई थी। सभी के होंठों पर इस वक्त बेशुमार खुशी दिखाई हुई मुस्कुराहट दिख रही थी। छत पर दिवाली वाला माहौल था। वहीं नीचे एक लड़की जो यहाँ काम करने आई थी, वो हॉल में रखी स्वादिष्ट मिठाइयों को लालच भरी निगाहों से देख रही थी। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि उसे वो मिठाई खाने का मन कर रहा है। वो इधर उधर देखती है ताकि कोई देख ना ले। जब उसे सब बिजी दिखते हैं तो वो एकदम से हाथ बढ़ाकर मिठाई उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो जैसे ही मिठाई उठाने वाली होती है, तभी उसके कानों में किसी की बहुत ही तेज आवाज़ गूंजती है, ए लड़की। आवाज़ सुनते ही वो लड़की डर से अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो मुड़कर देखती है तो सामने एक लेडी खड़ी थी जो उसकी हेड थी। सब अभी त्यौहार था, इसीलिए आदित्य ने कुछ लोगों को 2 दिन के लिए काम पर रखा हुआ था। ये लड़की भी उन लोगों के साथ काम करने के लिए आई थी। मिठाई देखकर उससे रहा नहीं गया तो उसने खाने की सोची, पर उसे क्या पता था कि कोई उसे पकड़ लेगा। वो लड़की अब सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत उसके पास जाकर कहती है, चोरी कर रही हो? मिठाई के पास ही सोने के बर्तन रखे थे। विशाखा ने वो बर्तन वहाँ रखे थे।
पूजा के वक्त उसने निकाले थे तो वो बाद में रखने का सोचकर वहीं रखकर चली गई। वो लड़की एक नज़र बर्तन को देखती है, फिर जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं मैं चोरी नहीं कर रही, मैं तो वो। इतना बोलते ही वो रुक जाती है। उसे डर लग रहा था कि अगर वो मिठाई खाने का बोलेगी तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। वो औरत लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तो काम मांगने आते हो और काम करने वाली जगह पर चोरी करती हो। वो लड़की जल्दी से ना में सिर हिलाती है। वो औरत अपने फ़ोन को निकालते हुए कहती है, अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। वो लड़की जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, मुझे मिठाई खाने का मन हुआ इसीलिए ये। बोलते हुए वो मिठाई की ओर इशारा करती है। शोर की वजह से सौरभ वहाँ आ जाता है और उस औरत को देखकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। वो औरत जल्दी से उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखिए ना सर, ये लड़की ये बर्तन चुरा रही थी। अब जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो नाटक कर रही है कि इसे मिठाई खाने का मन कर रहा था। उस औरत के बोलते ही लड़की जल्दी से कहती है, नहीं मैं यहाँ मिठाई खाने ही आई थी। सौरभ अब उस लड़की की ओर देखता है। लड़की को देखते ही सौरभ उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखें और होंठ बिल्कुल रुखसार की तरह थे। सौरभ को नजर अब इस लड़की की गर्दन पर जाती है जिस पर काला तिल था। सौरभ की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। सौरभ उसे एकटक देखने लगता है। वो औरत उस लड़की पर जोर से चिल्लाती है, तब जाकर सौरभ होश में आता है। औरत उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, तभी सौरभ उसे रोक लेता है और कहता है, तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ। औरत ठीक है बोलकर चली जाती है। औरत के जाते ही सौरभ उस लड़की को देखता है। वो लड़की सौरभ को देखकर नजरें झुका लेती है। सौरभ उसे देखते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की थोड़ा हकलाते हुए कहती है, सुरभि। सुरभि नाम सुनते ही सौरभ एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। सौरभ खुद को संभाल कर उससे आगे पूछता है, कहाँ रहती हो और किसके साथ। सुरभि को बहुत डर लग रहा था और वो डरते हुए ही जवाब दे रही थी। सुरभि कहती है, मैं यहाँ कुछ दूरी पर मेरी माँ के साथ रहती हूँ। प्लीज़ अंकल, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने चोरी करने की कोशिश नहीं की। सौरभ को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग चुका था, इसीलिए वो जल्दी से कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, चलो छोड़ो, तुम्हें मिठाई खानी थी ना, ये लो। बोलते हुए सौरभ कई सारी मिठाई लेकर सुरभि को देता है। सुरभि को वैसे भी खाने का मन था, इसीलिए वो ले लेती है। सौरभ खुशी से सुरभि को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर आराम से खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुरभि को सौरभ का बर्ताव बहुत अजीब लगता है, पर वो मिठाई पर ध्यान देना ज़रूरी समझती है, क्योंकि उसे ये खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मिठाई खरीद कर खा सके। सुरभि मिठाई खाने में व्यस्त हो जाती है। सौरभ उसके लिए पानी लाता है। सुरभि खाने के बाद पानी पीती है। सौरभ अब उससे बहुत ही एक्साइटमेंट में कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुरभि ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे काम करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरी माँ के लिए साड़ी लेनी है। सुरभि ये सब बिल्कुल लाचारी से कह रही थी। सौरभ सुरभि के बोलने से समझ चुका था कि वो किस हालत में जी रही है। सौरभ अपने पर्स से कुछ पैसे देकर कहता है, ये लो, तुम्हें और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा, अब घर चलो। सौरभ को अब रुखसार से मिलने की बहुत जल्दी हो रही थी। सौरभ से अब और सब्र नहीं हो रहा था। सुरभि इतने सारे पैसे देखकर उसी में गुम हो चुकी थी। सुरभि को खोया देखकर सौरभ उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहता है, चलो बहुत रात हो गई है। सुरभि बिना कुछ बोले सौरभ के पीछे जाती है। कुछ देर बाद सुरभि के कहने के मुताबिक सौरभ एक छोटे से घर के पास उसके साथ आता है। सुरभि घर को देखते हुए कहती है, ये मेरा घर है। वो एक झोपड़ी जैसा घर था। ये देखकर सौरभ के कदम ठहर जाते हैं। सुरभि अब सौरभ को छोड़कर घर के अंदर जाती है। सौरभ के पैर भी घर के अंदर बढ़ते हैं। घर के अंदर वो झांक कर देखता है तो सामने एक औरत चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा फूंकते हुए वो सुरभि से कहती है, कहाँ गई थी सुरभि, मैंने बाहर जाने से मना किया था ना। आवाज़ सुनकर सौरभ के दिल की धड़कन ही तेज़ हो जाती है। ये रुखसार ही थी जो बैठी हुई खाना बना रही थी। सुरभि सौरभ को देख रही थी। वो रुखसार को सौरभ के बारे में बताने लगती है, माँ वो आपसे कोई मिलने आए हैं। रुखसार सुरभि को कन्फ्यूज होकर देखती है। वो कुछ कहती उससे पहले सुरभि दरवाजे की ओर इशारा करती है। रुखसार एक पल सुरभि को देखकर दरवाजे की ओर देखती है। दरवाजे की ओर देखते ही रुखसार के हाथों से चूल्हा फूंकने वाला अपने आप गिर जाता है। वो लोहे का था जिससे उसके गिरते ही आवाज़ आती है। रुखसार की हैरानी से आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। सौरभ कभी कुछ ऐसे ही हाल था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस जिंदगी में रुखसार से दोबारा मिल पाएगा। सुरभि दोनों को कंफ्यूज होकर देख रही थी, क्योंकि उसे ज़रा भी पता नहीं था कि दरवाजे पर खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के पापा हैं। रुखसार के मुंह से एकदम से निकल जाता है, सौरभ। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं रुखसार की हालत देखते ही सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। रुखसार को तुरंत ही गले लगा लेता है। सौरभ के गले लगते ही रुखसार एकदम से रोने लगती है। सौरभ रुखसार को बहुत ही कसकर पकड़ लेता है। रुखसार रोते हुए कहती है,
आप जिंदा हैं, अब तक कहाँ थे आप? सौरभ भी रुखसार की पीठ को सहलाते हुए कहता है, मुझे भी यही लगा था कि तुम दोनों मर गए, इसी गम में डूबा हुआ मैं जी रहा था। रुखसार अब काफ़ी तेज़ी से रोने लगती है, क्योंकि इतने सालों तक उसने सौरभ के बिना जिया था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सौरभ जिंदा है, और ना ही उसे किसी परिवार के जिंदा होने का अंदाज़ा था। रुखसार थोड़ा सौरभ से दूर होती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है। वो अपनी आंखों से आंसू बहते हुए सौरभ के चेहरे को बहुत ही गौर से देखती है। सौरभ की थोड़ी उम्र हो चुकी थी तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा अलगपन दिख रहा था। रुखसार की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। उसकी साड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, जिससे सब पता चल रहा था कि वो साड़ी कितने वक्त से धुली नहीं है, या फिर कहें कि साबुन से धुली नहीं है। रुखसार सौरभ के चेहरे को बहुत ही गौर से देखने के बाद उसे अपने होठों से चूमने लगती है। रुखसार के जज्बात रुक नहीं रहे थे। सुरभि दोनों को ही देखे जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ और इस आदमी के बीच आखिर रिश्ता क्या है। रुखसार सौरभ के पूरे चेहरे को चूमने के बाद उसे फिर से गले लगा लेती है। काफ़ी देर तक दोनों गले लगे रहते हैं। दोनों को देखते हुए सुरभि एकदम से कहती है, माँ ये कौन है? आवाज़ सुनते ही दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटकर सुरभि पर चला जाता है। रुखसार सुरभि को अपने पास बुलाती है तो सुरभि दोनों के पास आकर बैठ जाती है। रुखसार सुरभि को देखते हुए कहती है, हम कहते थे ना कि आपके पापा भगवान के पास चले गए। वो कभी भगवान के पास गई नहीं, यही आपके पापा हैं। सुरभि अपनी मासूम आंखों से सौरभ को देखती है। सौरभ सुरभि को अपने पास आने का इशारा करता है। सौरभ उसकी बातों को मानकर उसके पास आती है तो सौरभ जल्दी से सुरभि को अपने सीने से लगा लेता है। रुखसार भी उसके पास जाती है। सौरभ अब दोनों को ही अपने सीने से लगा लेता है। अगली सुबह द्रांश एयरप्लेन में बैठा था। वैसे तो उसे पता था कि पूरी सिंघानिया फैमिली यहाँ से कल ही जा चुकी है, पर वो आज जा रहा था। वहीं सोहानी भी इसी एरोप्लेन में थी। वो एक एयर होस्टेस थी, अब उसे तो आना ही था। उसने ये देख लिया था कि द्रांश भी बैठा हुआ है। सोहानी को इस वक्त डर लग रहा था, क्योंकि द्रांश ने तो उससे कहा था कि अगर वो फिर से उससे मिली तो उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। सोहानी ने अपने मुंह को मास्क से कवर कर लिया। वो पूरी सेफ्टी में थी ताकि द्रांश उसे पहचान न ले। द्रांश की नज़र फ़ोन पर गड़ी थी, क्योंकि वैसे भी उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था और ना ही लोगों पर। ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, पर फिर भी सुहानी पूरी कोशिश कर रही थी द्रांश से छुपने की। सुहानी अब चाय सर्व कर रही थी। जिनका ऑर्डर था वो लोग द्रांश के साइड वाली सीट पर थे। सुहानी की कोई दोस्त नहीं थी जिससे वो कह सके कि चाय वो सर्व करने जाए। सुहानी बहुत गरीब घर की लड़की थी, इसीलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। सुहानी ने ये जॉब कड़ी मेहनत की वजह से पाई थी। सुहानी पैसेंजर के पास पहुंच तो गई थी। वो इस वक्त द्रांश के पास ही खड़ी थी। इससे उसके हाथ डर से कांप रहे थे। सुहानी खुद को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वो कर नहीं पाई और एकदम से उसके हाथ से ट्रे फिसल गया। ट्रे के साथ गर्म चाय पैसेंजर के हाथ पर गिर जाती है। पैसेंजर जोर से चिल्लाती है। सुहानी घबराकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो पैसेंजर थोड़ी गर्म दिमाग की थी, इसीलिए सुहानी की बात नहीं सुनती। वो बहुत ही ज़ोर से सुहानी को धक्का देकर चिल्लाती है। उसके धक्का देने से सुहानी सीधे द्रांश की गोद में गिर जाती है। द्रांश का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। सुहानी जिससे बचने की कोशिश कर रही थी, अब वो उसी की गोद में बैठी थी। सुहानी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो पैसेंजर सुहानी को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, जो द्रांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। द्रांश का बॉडीगार्ड द्रांश की कंडीशन समझकर तुरंत उठकर उस पैसेंजर को चुप करवाता है, पर वो उनकी भी बात नहीं मानती। तो बॉडीगार्ड सीधे उसके सिर पर गन पॉइंट करता है। उस औरत का मुंह बंद हो जाता है। सभी पैसेंजर गन देखकर डर जाते हैं। वो औरत अब चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ हल्ला होता उससे पहले ही द्रांश का बॉडीगार्ड सबको देखकर कहता है, ये गन सिर्फ सेफ्टी के लिए है। बॉस को शोर पसंद नहीं, इसीलिए मुझे निकालनी पड़ी। ऑफकोर्स द्रांश था ही ऐसा इंसान जिसे रोकना मुश्किल था। एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। सभी द्रांश को देखते हैं, फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। वहीं सुहानी तो कुछ पल के लिए वहीं जम चुकी थी। सुहानी डर से धीरे धीरे सिर उठाकर देखती है तो उसकी नज़र द्रांश की सर्द नज़रों पर जाती है। उसने इतने खतरनाक एक्सप्रेशंस को देखकर सुहानी डर से उससे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी सर। द्रांश सुहानी को पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसकी आवाज़ उसे जानी पहचानी लगती है, जिससे द्रांश अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी का मास्क खोल देता है। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं सुहानी का चेहरा देखकर द्रांश के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगता है। द्रांश कभी भी किसी के करीब नहीं जाना चाहता था, और ना ही वो ये चाहता था कि वो किसी लड़की को पाने की चाहत रखे। वो हरदम सिर्फ और सिर्फ अपने डैड को चाहना चाहता था। सुहानी और ज़्यादा डर रही थी। डर की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। द्रांश सुहानी के करीब झुकता है और उसके कान में बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, गेट रेडी फॉर पनिशमेंट फॉर योर होल लाइफ लिटिल लैम्प। सुहानी इसकी बात सुनकर बुरी तरह से डर जाती है। द्रांश सुहानी को अपने साथ सीधा बैठाता है। वो पहले टेढ़ी बैठी थी, लेकिन अब द्रांश ने उसे सीधा बिठा दिया था और उसके साथ सीट बेल्ट बांध देता है। सुहानी उससे कहती है, प्लीज़ सर, आई एम सॉरी। मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई हूँ, ये मेरा काम है। अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं तो मैं कभी नहीं आती। द्रांश उसके मुँह पर उंगली रखकर उससे कहता है, श्श,
जो मैंने पहले ही कहा है कि मुझे लड़कियों की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सुहानी चुप हो जाती है। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग सुहानी की हालत देख रहे थे, पर द्रांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस की वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। किसी से गलती से टकराना उसकी ज़िंदगी को कुछ इतना बदल सकती है, ये उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सुहानी लाचार होकर अब सिर झुका लेती है। उसके आंसू गालों से बहते हुए द्रांश के हाथ पर गिरने लगते हैं। द्रांश एक नज़र अपने हाथ में गिरे सुहानी के आंसुओं को देखता है, फिर नज़रअंदाज कर देता है। वहीं दूसरी ओर सौरभ, रुखसार और सुरभि अब भी उस छोटी सी झोपड़ी में थे। सौरभ इस वक्त रुखसार के पैर को देख रहा था। रुखसार सौरभ को ही देख रही थी। रुखसार एक पैर से चल नहीं पाती थी। उसका पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। असल में रुखसार बहुत साल पहले से पैरालिसिस से जूझ रही थी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसके पैर ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। सौरभ को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी रुखसार को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। सौरभ रुखसार के पैर को पकड़ता है, पर रुखसार को उसका ज़रा भी आभास नहीं होता। सुरभि रुखसार के पैर को देखते हुए कहती है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख मांगे हैं, इसीलिए माँ का इलाज नहीं हो सका। पापा, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है ना, अब माँ ठीक हो जाएगी ना। सौरभ सुरभि को देखते हुए कहता है, मेरा बच्चा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, अब देखना मैं तुम्हारी माँ को बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। सौरभ बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वहीं रुखसार सौरभ को मुस्कुराते हुए देखती है। सौरभ रुखसार को गोद में उठा लेता है। रुखसार सौरभ की गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। सुरभि भी जल्दी से सौरभ की बाजुओं को पकड़ लेती है। घर से निकलते ही बस्ती के लोग तीनों को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वहीं सुरभि सबको देखकर खुशी से कहती है, आंटी अंकल देखो, ये मेरे पापा हैं, पापा हमें ले जाने के लिए आए हैं। सुरभि आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी और सबके सामने अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। सभी लोग अजीब नज़रों से ही तीनों को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रुखसार को गोद में लेकर जा रहा आदमी उसका पति है। रुखसार किसी को नहीं देखती, क्योंकि उसे ज़रा भी अब फर्क नहीं पड़ता था कि लोग सौरभ के बारे में क्या सोचते हैं। वो तो अच्छे तरीके से जानती थी कि वो उसका पति है, जिससे वो बहुत प्यार करती है, और सौरभ भी उससे बहुत प्यार करता था। तीनों बस्ती से निकल जाते हैं। सुरभि घर जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। सौरभ रुखसार को सीट पर बैठाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सिंघानिया विला। शौर्य वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र सीधे स्प्रहा पर जाती है, जो अपने हाथ को सीने पर बांधे उसे ही देख रही थी। जगदीश जी ने जो स्प्रहा से कहा था, उसके बारे में स्प्रहा कल से ही बात करना चाहती थी, लेकिन उसे शौर्य से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। शौर्य स्प्रहा से नज़रें हटाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर पहनने लगता है। तभी स्प्रहा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। शौर्य एक नज़र स्प्रहा को देखकर अपनी शर्ट के बटन लगाता है। स्प्रहा उसे कुछ देर तक देखती है, फिर एकदम से कहती है, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शौर्य के हाथ जो बटन लगा रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं। शौर्य मन ही मन कहता है, ससुर बड़ा ही हिम्मत वाला निकला। स्प्रहा शौर्य को घूरते हुए कहती है, आपने मेरे पापा के सिर पर गन पॉइंट की बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेरे आंखों में आंसू आने दिए। इसका मतलब आप इतने दिनों से मेरे साथ बस दूर रहने का नाटक कर रहे हैं। शौर्य स्प्रहा की बात ज़रूर सुन रहा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्प्रहा उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जवाब दीजिए हमें, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों हमें धोखे में रखा। शौर्य स्प्रहा की आंखों में देखता है, जिसमें बस शौर्य के लिए बेशुमार शिकायतें थीं। उसकी आंखों में देखते हुए शौर्य अपना हाथ बढ़ाकर स्प्रहा के चेहरे को छूता है। तभी स्प्रहा तुरंत उसके हाथ को झटक देती है। स्प्रहा शौर्य को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, छूइए मत मुझे। स्प्रहा की हरकतों से शौर्य के होठों पर एकदम से तिरछी स्माइल आ जाती है। शौर्य स्प्रहा की छोटी सी उंगली को देखते हुए कहता है, कसम से बीवी, अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे उंगली दिखाता तो उसकी उंगली कब की टूट चुकी होती। स्प्रहा अपनी उंगली को देखती है। शौर्य स्प्रहा की ओर एक कदम बढ़ाता है। वैसे तो दोनों बहुत करीब ही थे, शौर्य के कदम बढ़ाने से और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। शौर्य स्प्रहा की कमर पर हाथ रखता है और खुद से सटा लेता है। स्प्रहा की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। स्प्रहा शौर्य के सीने पर हाथ रख लेती है। शौर्य स्प्रहा की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे डैड को धमकी दी, ऑफकोर्स मैंने दी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हारी आंखों में आंसू आने दे। स्प्रहा उससे तुरंत कहती है, आपने भी तो मुझे रुलाया और बहुत बार रुलाया, आपको किसने धमकी दी। शौर्य भी तुरंत ही कहता है किसी में इतनी ताकत जो मुझे धमकी दे सके। शौर्य के ये बोलते ही स्प्रहा शौर्य के कॉलर को बहुत ही कसकर पकड़ लेती है। शौर्य स्प्रहा की और करीब झुक जाता है। स्प्रहा शौर्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मिस्टर शौर्य खन्ना, आप पापा से माफ़ी मांगोगे। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपके साथ क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। शौर्य की भौहें चढ़ जाती हैं। उसके होठों पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। वो स्प्रहा को देखते हुए कहता है,
हाय, क्या अदा है तुम्हारी धमकी देने की, कहीं मैं इस अदा पर मर ना जाऊं। तुम्हारे हाथों से तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। इस्प्रहा चिढ़ जाती है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि शौर्य उसकी इस धमकी से नहीं डरेगा। इस्प्रहा को शौर्य पहले से पागल लगता था। इस्प्रहा को चिढ़ता देखकर शौर्य को बहुत मज़ा आ रहा था। इस्प्रहा कुछ भी कहती उससे पहले बाहर से अप्रीता की आवाज़ आती है, भाई भाभी अभी के अभी आइए, सबने आप दोनों को बुलाया है। इस्प्रहा कुछ पल शौर्य को देखकर अप्रीता से कहती है, हाँ आ रहे हैं। कुछ 15 मिनट में ही दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। इस्प्रहा सभी को देखती है। सभी दरवाजे की ओर ही मुँह करके खड़े थे। इस्प्रहा दरवाजे पर देखती है तो सौरभ ने किसी औरत को गोद में उठा लिया था। इस्प्रहा के लिए तो वो एक अनजान औरत थी। शौर्य फ़ोन में बिजी था। वो अचानक से ही जैसे ही नज़रें उठाकर देखता है तो वो वहीं जम जाता है। जब सभी देखते हैं कि शौर्य इस्प्रहा आ चुके तो विशाखा, सौरभ, रुखसार और सुरभि तीनों की ही आरती उतारती हैं। सभी बहुत खुश थे कि उनका खोया हुआ परिवार का सदस्य मिल गया। आरती होते ही रुखसार सौरभ को गोद से उतारने को कहती है, क्योंकि वो खड़ी हो सकती थी, बस चल नहीं सकती थी। सौरभ रुखसार को उतारता है तो रुखसार झुककर विशाखा के पैरों को छू लेती है। विशाखा उसे जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। रुखसार सबको सुरभि से मिलवाती है। तीनों अब तक दरवाजे पर ही खड़े थे। तभी विशाखा बोलती हैं, चलिए अंदर चलते हैं। उसके बस इतना बोलते ही शौर्य रुखसार के पैरों में गिर जाता है। शौर्य रुखसार के पैरों को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी मम्मा। रुखसार को समझ आता है कि ये शौर्य है, लेकिन वो माफ़ी क्यों मांग रहा है ये उसे समझ नहीं आता। शौर्य को रुखसार के पैरों में गिरा देखकर सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उसने गलती ही ऐसी की थी। भले ही सबने माफ़ कर दिया हो, लेकिन शौर्य का ऐसा एक्शन सभी को पसंद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ द्रांश सुहानी को अपने साथ होटल में ले आया था। सुहानी बस अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी। इसके सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। द्रांश ने तो अब सुहानी की नौकरी तक को ख़त्म कर दिया था। द्रांश सुहानी को होटल रूम के बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम को देखकर सुहानी घबरा जाती है। द्रांश उसे देखते हुए कहता है, रिमूव माई शर्ट। सुहानी ना में सिर हिलाती है। द्रांश गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लेता है और बहुत ही डार्क वॉइस में कहता है, आज से तुम मेरी नौकर हो, जो मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा। नाउ रिमूव माई शर्ट। बोलते ही द्रांश सुहानी के जबड़े को छोड़ देता है। सुहानी दर्द से द्रांश को देखती है, फिर उसकी शर्ट के बटन खोलती है। वो द्रांश की शर्ट उतार देती है। द्रांश वॉशरूम की ओर जाते हुए कहता है, फॉलो मी। सुहानी शर्ट को बेड पर रखकर द्रांश के पीछे चली जाती है। द्रांश शार के नीचे खड़ा हो जाता है और सुहानी को वॉश जेल देते हुए कहता है, इसे मेरी बॉडी पर लगाओ। सुहानी ना चाहते हुए भी जेल लेकर द्रांश की बॉडी पर लगाती है। द्रांश सुहानी की छुअन से सिड्यूस हो रहा था। वहीं सुहानी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। द्रांश अचानक ही सुहानी को दीवार से सटाता है और उसके कपड़ों को फाड़कर फेंक देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था और वो अब गुस्से से भरी आंखों से सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। सुहानी अपनी हालत पर अब रो रही थी, पर उसके आंसू शॉवर के पानी में छिप रहे थे। सुहानी द्रांश के सामने बस इनरवियर्स में थी। सुहानी की बॉडी को देखकर जैसे द्रांश की बॉडी में आग लगती है, पर वो कुछ नहीं करता, बस सुहानी को देखता रहता है। टू बी कंटिन्यूड।